हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसपीएन स्टडी। ये आपका ऐसा चैनल है जहां पर आपको बहुत सारी परीक्षाओं से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट आपको एकदम ज़बरदस्त तरीके से मिल रहा है। तो सभी के सभी विद्यार्थी आज की क्लास में जो जुड़ रहे हो वो क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ। वो आपकी एक तो जो मध्य प्रदेश में जो आपका पटवारी का एग्ज़ाम है उसमें जो हिंदी आ रही है उससे रिलेटेड रहने वाला है। दूसरा, एसएससी जीडी का जो भी विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हो उसमें भी हिंदी से रिलेटेड अभी आपकी क्लास रहने वाली है, क्योंकि 14 फरवरी तक आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होगा। ठीक है, तो सभी के सभी विद्यार्थी एकदम प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करिएगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, पिक और परेवा पर्यायवाची शब्द हैं किसके? कोयल, कबूतर, हाथी कोयल, या हाथी तोता, या हाथी हंस। देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है। अगर कभी पिक की बात करते हैं तो पिक के मतलब हो गया यार कोयल। ठीक है, तो या तो ये कोयल का पर्यायवाची हो गया, तो कोयल हमको यहाँ पर दिख रहा है दो में, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। ठीक है, दूसरा है परेवा। परेवा होता है कबूतर का, तो हमारा उत्तर तो यार ये हो गया सही, यानी कि पिक जो पर्यायवाची हो गया कोयल का और परेवा हो गया कबूतर का। इसके अलावा आप समझ लीजिएगा, कभी भी अगर कोयल के और पूछे जाएंगे तो एक याद रखिएगा काकपाली, ये भी भाई आपका कोयल का होता है। ठीक है, एक और याद रखिएगा मदन सलाका, ये भी आपका कोयल का होता है। एक और याद रखिएगा बसंत दूत, ये भी आपका कोयल के पर्यायवाची होते हैं, याद रखना है। अब अगर कभी कबूतर के पर्यायवाची पूछे जाए तो आप बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हो। एक तो पारेवा मैंने लिखा है, दूसरा पाराव्रत याद रखना है, तीसरा कपोत याद रखना है, फिर हारीत याद रखना है, फिर रक्तलोचन याद रखना है। ये सब के सब आपके किसके? कबूतर के पर्यायवाची हो गए, याद रखना है। ठीक है, अगर कभी तोता की बात करते हो तो तोता के याद रखना है आप लोगों को। सुक हो गया तोता का पर्यायवाची, सुआ हो गया तोता का पर्यायवाची, सुग्गा हो गया तोता का पर्यायवाची, रक्ततुंड हो गया आपका तोता का पर्यायवाची। ये सब आपके तोता के पर्यायवाची हो गए। इसी तरीके से अगर हंस की बात करेंगे तो हंस के मैंने बताए हैं, एक मानसौक होता है, एक मराल होता है और एक मुक्तभुक होता है। ये सभी के सभी आपके हंस के पर्यायवाची होते हैं, तो ये आप लोगों को याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके पर्यायवाची शब्द यहां से तैयार हो सकते हैं। एक प्रश्न से हमने बहुत सारे आपको पर्यायवाची बताए। अब अगर कभी हाथी के पूछा जाएगा तो हाथी का एक बड़ा प्रसिद्ध है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, नाग। सांप वाला नाग लिखा ऐसे जाएगा, लेकिन नाग जो है वो हाथी का पर्यायवाची होता है। हस्ती भी हाथी का होता है, दंती भी हाथी का होता है। ठीक है, तो ये गज भी हाथी का होता है, गयंद भी हाथी का होता है। तो हाथी में सबसे महत्वपूर्ण आपका नाग होता है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। कानो कान और विषधर में कौन सा समास है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। समास की एक सीधी सी विशेषता होती है, एक लाइन की बात है, उस एक लाइन की बात को एक शब्द में कह दिया गया तो वो शब्द जो है वो आपका समस्त या सामासिक पद बन जाता है। जैसे मान लीजिए, एक मैंने लिखा रसोई घर, मैंने एक लिखा शब्द रसोई घर। अब ये कैसा है? सामासिक शब्द है। इसको दो पार्ट में जब तोड़ते हैं, एक पार्ट लिखते हैं रसोई और दूसरा पार्ट लिखते हैं घर। जो रसोई है ये इसमें पूर्व पद हो जाता है और जो घर है ये इसमें उत्तर पद हो जाता है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये इसमें उत्तर पद हो गया। अब देखो कैसे निकालोगे। अब मैंने कहा रसोई घर, अब रसोई घर यानी कि यहां पर रसोई पूर्व पद हो गया, बीच में हो गया आपका ये उत्तर पद हो गया घर। यहां पर अब अगर इसको पूरा खोल के लिखते हैं तो लिखते हैं रसोई का घर, रसोई का घर। तो यहां पर का विलोप हो गया। का क्या है? विभक्ति है। तो जहां पर कभी भी विभक्ति की लोप होता है, चाहे वो का है, की है, में है, पर है, द्वारा है, जितने कारक वाले आते हैं विभक्ति, वो सब जब भी लोप होगा वहां पर हमेशा आपका कौन सा समास हो जाएगा? तो आपको याद रखना है, ऐसे समास तत्पुरुष हो जाते हैं विभक्ति वाले। लेकिन यहां पर कानो कान, कानो कान में क्या हुआ है? रिपीटेशन हुआ है। क्या? आपने कहा कानो कान खबर ना हो, यानी कि कान कान में, भैया वो तो कानो कान खबर नहीं होने दे रहा, कान कान में ही
सब कुछ चल रहा है, उसकी गुप्त योजना चल रही है। तो यहाँ पर जहां पर रिपीटेशन होता है शब्द का, वहां पर हमेशा अव्ययी भाव समास होता है, और जहां पर पर्यायवाची शब्द होता है वहां पर हमेशा बहुब्रीहि समास होता है, याद रखना है। ठीक है, और तत्पुरुष वाला विभक्ति का लोप मैंने बता दिया। अगर कभी कर्मधारय पूछा जाए तो उसका एक सूत्र होता है विशेषण प्लस विशेष बराबर कर्मधारय होता है। विशेषण प्लस विशेष बराबर कर्मधारय होता है, यानी कि जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने कहा नील गाय, तो गाय हो गया, जिसकी विशेषता बताई गई गाय नीली है, तो नीला विशेषण पहले हो गया, विशेष से गाय की विशेषता बताई गई तो विशेष से बाद में हो गया। तो जब भी किसी समास में विशेषण प्लस विशेष से होगा तो वहां पर हमेशा कर्मधारय समास होगा। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, बहुब्रीहि में मैंने बता दिया हमेशा पर्यायवाची शब्द बहुब्रीहि का है, कोई अन्य की तरफ इशारा किया जाता है। पहचानिए, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। आपका पत्र धन्यवाद मिला, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो, साहित्य और जीवन आपस में एक दूसरे के प्रेमी हैं, तो घोर कैसे हो सकते हैं? घनिष्ठ हो सकता है, घनिष्ठ संबंध हो सकता है, लेकिन घोर कभी भी नहीं होगा, इसलिए यह बात गलत है। मेरी बात समझ में आ गई भाई सब लोगों को? हाँ या ना? एक बार सारे लोग बताओगे। दूसरी बात है आप लोगों का, आपका पत्र धन्यवाद मिला, क्या होगा? आपका पत्र मिला धन्यवाद, ये धन्यवाद नहीं होगा। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, यानी कि यहां पर लिखा हुआ है दोनों गलत है। पहला भी भाई ये तो घनिष्ठ था ना, तो दोनों के दोनों गलत है, इसमें कोई भी सही इसमें से नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा? आदि से अंत तक के लिए देखो भाई, शुरुआत से यानी कि एंड तक, स्टार्ट टू एंड, अनादि का कोई मतलब नहीं है, ये भी कोई मतलब नहीं है, ये भी कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा भाई आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही उत्तर हो जाएगा आद्योपांत। ये बेसिकली वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रश्न है, आद्योपांत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भिन्न शब्द की पहचान कीजिए। आसव, हाला, मधु या झस। बहुत बढ़िया सवाल है। देखो इसमें जो भिन्न शब्द की पहचान की गई है, तो याद रखना आसव जो है ये शराब का पर्यायवाची है, हाला जो है ये भी शराब का पर्यायवाची है, और मधु जो है ये भी शराब का पर्यायवाची है। लेकिन ये जो झस है ये मछली का पर्यायवाची होता है, तो हम लोग कह सकते हैं यार झस जो है ये आपका पर्यायवाची इसमें से जो है वो एक अलग तरीके का है, मिसमैच है। आगे बढ़ते हैं। चश्मा और चाकू शब्द कैसे हैं? अरबी, फारसी, पुर्तगाली या हिंदी? चश्मा और चाकू शब्द कैसे हैं? एक बार तेजी से आंसर कीजिएगा भाई। फर्स्ट सभी के सभी लोग बताइए भाई, चश्मा और चाकू शब्द जो है ये कैसे हैं, क्या सही उत्तर होगा? देखो बहुत बढ़िया सवाल है। अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा चश्मा और चाकू, तो आप इजीली बता सकते हो चश्मा और चाकू दोनों के दोनों फारसी शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। मां वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? देखो ऐसे याद रखो, का, चा, टा, ता और पा, इनके सामने मैंने बताया लिख दो KTMDO। ठीक है, के का से का वर्ग वाले, का से क्या हो जाएगा? कंठ। चा से चा वर्ग वाले, टी से क्या हो जाएगा? तालु। और टा से टा वर्ग वाले, एम से क्या हो जाएगा? मूर्धा। और ता से ता वर्ग वाले, डी से क्या हो जाएगा? दंत। और पा से पा वर्ग वाले, ओ से क्या हो जाएगा? ओष्ठ। ठीक है भाई, याद रहेगा। तो ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये हो गया भाई काचा टाटा पा। तो यहां पर देखो पाफा बाभा मा, पाफा बाभा मा, तो ओष्ठ हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? ओष्ठ। ये बेसिकली स्पर्श व्यंजन के वर्ग हैं, इसीलिए अगर कभी सवाल आपसे पूछा जाएगा स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो आप बताओगे 25 है, क्योंकि हर एक वर्ग में 5-5 इसमें वर्ण है। तो संख्या क्या हो जाती है? 5 × 5 = 25। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? कभी भी आपने देखा होगा, जैसे कहा कि किसी का आंसू निकल गया, कोई नहीं कहता उसके आंसू निकल पड़े, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। प्राण निकल गए, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ये भी आपका बहुवचन है, ये भी आपका। ठीक है, ए और सी दोनों हो जाएगा। अगला सवाल है, धूसर और वेसर किसके पर्यायवाची हैं? याद रखिएगा, रासभ, खर, चक्रीवान, बैसाख नंदन, ये सब के सब आपके किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? ये सब आपके गदहा के पर्यायवाची हो जाते हैं। तो धूसर और वेसर, धूसर, रासव, बेसर, खर, चक्रीवान, वैशाख नंदन, गदहा के पर्यायवाची। अगर
गरुड़ के पूछे जाएंगे तो याद रखना वातनेय गरुड़ का है, वैतनेय गरुड़ का है, पन्नगारी गरुड़ का है और उर्गार भी गरुड़ का है। ये सब गरुड़ के हैं। गुफा के अगर पूछा जाएगा, गुहा है, विवर है, कंदरा है, ये सब आपके गुफा के। ठीक है। सुरभि अगर पूछा जाएगा तो सुरभि एक गाय का है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? नेह, दुर्लभ, निम्बक, नवनवति। कौन सा शब्द जो है वो तत्सम नहीं है, वो ध्यान से समझिएगा। अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा दूल्हा का शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? दुर्लभ हो जाएगा। दूल्हा का क्या हो जाएगा? तत्सम दुर्लभ हो जाएगा। ठीक है। अगर कभी आपसे पूछा जाएगा 99, 99 जो है ये आपका इसका तत्सम हो जाएगा नवनवति। 99 का क्या हो जाएगा? नवनवत। जो तत्सम नहीं है यहां पर तो वो नेह, नेह का तत्सम हो जाता है स्नेह। नीम का ये निम्बक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, जीती मक्खी निगलना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? नहीं होता कि जैसे कुछ लोग कहते हैं अरे भैया इसके मुंह ना लगो, ये तो यार जीती मक्खी निगलता है, जीती मक्खी निगलता है मतलब ये जानबूझ करके कुछ न कुछ बदतमीजी करता है, अभद्र व्यवहार करता है। तो जीती मक्खी निगलना का मतलब हो गया, मुहावरा है अभद्र व्यवहार करना जानबूझकर। उज्जवल और मैथिली शरण कैसे शब्द हैं? बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा आंसर दीजिए आप लोग। कोशिश करिए भाई। देखो एमपी पटवारी में, एमपी पटवारी के जो भी विद्यार्थी हैं बहुत बढ़िया से पढ़ो यार, ठीक है ना, बहुत बढ़िया से पढ़िए और बड़ा मस्त तरीके से क्वेश्चन होंगे आपके सारे। मैं लगभग आपकी 5000 क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आ रहा हूं, 5000 क्वेश्चन की सीरीज। उज्जवल और मैथिली शरण की बात करेंगे तो उज्जवल और मैथिली शरण, उज्जवल गलत दिखा है। क्यों गलत है? जिस उज्जवल में 2 आधे जा होंगे वो सही होगा, तो ये सही होगा, इसलिए गलत। मैथिली शरण में जब भी लिखोगे तो मैथिली लिखोगे, मैथिली, यानी कि ये था में छोटी की मात्रा लगेगी तो ये भी अशुद्ध हो जाता है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों आपके अशुद्ध हो जाते हैं। करेक्ट क्या होगा? ये वाला करेक्ट हो गया, ये वाला करेक्ट हो गया। बरोबर है ना? कोई डाउट यहां तक है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है यहां पर तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, फंदा लगना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? देखो फंदा लगना, एक होता फंदा लगाना, फंदा लगना यार हो गया बाय मिस्टेक। बाय मिस्टेक का मतलब हो गया ये मेरे से बड़ा ब्लेंडर मिस्टेक हुआ, बड़ा ब्लेंडर हो गया यार, ये जानबूझ कर नहीं, ये अनजाने में हो गया, धोखा हो गया। ठीक है, फंदा लग गया मेरे से, धोखा हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है भाई, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को पहचानिए। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। जब भी तद्भव तत्सम की बात आती है ऐसे समझ लेना भाई। देखो जब भी हम लोग अगर कोई भी शब्द तद्भव की बात करते हैं या कभी भी तत्सम की बात करते हैं, इसमें बड़ा एक शानदार जानदार बात रहती है। ठीक है, तत्सम की जब भी बात करते हैं, तद्भव की बात करते हैं तो ये भी संस्कृत से उत्पत्ति हुई है, संस्कृत से उत्पत्ति इनकी भी हुई है और संस्कृत से उत्पत्ति इनकी भी हुई है। इनकी भी जो उत्पत्ति है वो संस्कृत से उत्पत्ति इनकी भी हुई है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। लेकिन जब ये शब्द जो हैं हिंदी शब्दावली में आए, जब ये शब्द हिंदी शब्दावली में आए तो रूप परिवर्तन के साथ, मतलब इनमें चेंज हो गया, लेकिन ये ज्यों के त्यों हिंदी शब्दावली में प्रयोग किए गए, ज्यों के त्यों। तो यानी कि जब ये ज्यों के त्यों किए गए तो इसमें कुछ ना कुछ संस्कृत का हमको अंश दिखेगा, इसमें हमको संस्कृत का अंश दिखेगा। तो पहचान क्या है? जब भी किसी शब्द में थोड़ा सा भी संस्कृत का अंश दिखे वो सभी तत्सम होते हैं। और हम लोग तद्भव की पहचान क्या है? जो भी सामान्य बोलचाल की भाषा में, जो डेली दिनचर्या की भाषा में हम लोग शब्द प्रयोग करते हैं वो सब तद्भव होते हैं। तत्सम हमको कहां पर दिखेंगे? रामायण में दिखेंगे शब्द, महाभारत में दिखेंगे शब्द, गीता में दिखेंगे शब्द, ये सब तत्सम शब्द हैं क्योंकि संस्कृत से ज्यों के त्यों प्रयोग किए गए। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दोगे, तत्सम पूछा गया है शब्द में, अभी समझ में आ जाएगा। तांबाई कहते हैं हम लोग सामान्य बोलचाल भाषा में, इसका तत्सम होता है ताम्र।
तो ये तो तत्सम है नहीं। तिरछा ये भी बोलते हैं हम लोग सामान्य भाषा में, इसका तत्सम होता है तिरश्च, तो ये भी होगा नहीं। ठीक है, और केहरी का केसरी होता है, ये आपका तत्सम हो जाता है केसरी। केहरी तद्भव होता है, उसका तत्सम केसरी होता है। दोना के तत्सम की बात करेंगे तो द्रोण होता है, दोना के तत्सम की बात करेंगे तो द्रोण होता है। आगे बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। पर्यायवाची बताना है पंडित का। रजनी, धीर, मारुत, सिखी, पंडित का क्या पर्यायवाची होगा? यहां पर तेजी से आंसर करोगे आप लोग। पंडित का क्या पर्यायवाची होगा? देखो बहुत बढ़िया सवाल है। कोविद भी पंडित का होता है, याद रखना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, कोविद भी पंडित का ही होता है। और यहां पर धीर भी पंडित का होता है। ठीक है, रजनी रात का हो गया, मनीषी भी पंडित का हो जाता है, मारुत पवन का हो गया, और सिखी मोर का हो गया। मोर के अगर कभी भी अन्य पूछे जाएंगे तो याद रखना मोर का कौन सा। एक आपने लिखा यार सिखी हो गया, दूसरा याद रखना शिखंडी होता है मोर का, तीसरा होता है केकी होता है मोर का, फिर होता है केलापी मोर का होता है। सिखी, शिखंडी, मयूर, केकी, केलापी, मयूर तो होता ही होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्द का विलोम पहचानिए, इनमें से क्या होगा भाई? शब्द है लाघव, लाघव का विलोम अगर कभी पूछा जाएगा तो गौरव हो जाएगा। ठीक है, गौरव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वैराग्य संदीपनी के रचयिता कौन है? एक ग्रंथ है वैराग्य संदीपनी, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास है। अब तुलसीदास जी से संबंधित एक कोटेशन याद कर लेना, मैं लिखे रहा हूं। पिता आत्माराम द्विवेदी, हुलसी जिनकी माता थी, राजापुर के कवि तुलसी थे, मन में भक्ति राम की थी, ब्रज भाषा अरु अवधि भाषा पर अधिकार जिसे था। ठीक है, और अंतिम लाइन है, विविध शैलियों में लेखन पटु दास भक्त तुलसी था, दास भक्त तुलसी था। ये सारी की सारी चीजें तुलसीदास की आ गई। आत्माराम, पिता आत्माराम द्विवेदी, आत्माराम द्विवेदी पिता का नाम। हुलसी जिनकी माता थी, माता का नाम हुलसी थी। राजापुर के कब तुलसी थे, तो मतलब राजापुर के थे। और मन में भक्त राम की थी, तो राम की उपासना करते थे। ब्रज भाषा और अवधि भाषा में इन्होंने अधिकतर रचनाएं की हैं, और इसीलिए वे विविध शैलियों में लेखन पटु थे, दास भक्त तुलसी थे। याद रखना है। एक और अक्सर मीरा जी का पूछा जाता है, इससे एक जीएस का भी सवाल बनता है मीराबाई से। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं। ठीक है, बढ़िया सवाल है। और मीराबाई जो है, इन्होंने रचना लिखी है नरसी जी का मायरा, नरसी जी का मायरा, ये मीराबाई की रचना है। ठीक है, याद रहेगा। कबीरदास जी का एक ग्रंथ है बीजक, याद रखना, जिसमें साखी, सबद और रामायणी इनका संग्रह है। आगे बढ़ते हैं। संकीर्ण का विलोम क्या है? वितीर्ण, विस्तीर्ण, संक्षेप, या इनमें से कोई नहीं? बोले भाई। बोले भाई, क्या सही आंसर होगा? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो, संकीर्ण का मतलब हो गया यार नैरो, कोई भी चीज बड़ी संकुचित है,
उसको ब्रॉड हम लोग कहेंगे तो कहेंगे विस्तीर्ण। तो संकीर्ण का विलोम हमेशा विस्तीर्ण बताना है, वितीर्ण नहीं बताना है या विकीर्ण नहीं बताना है। ठीक है, तो विस्तीर्ण हो जाता है। संक्षेप का अगर कभी विलोम पूछा जाएगा तो संक्षेप का विलोम आपका विस्तार हो जाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्षमा और याचना क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्या होंगे? देखो, हमने क्षमा मांगी, कभी कोई किसी से क्षमा मांगता है? नहीं मांगता। याचना की, याचना किया नहीं होता है। दोनों के दोनों आपके स्त्रीलिंग की श्रेणी में आ जाएंगे। जब भी कभी ऐसे फंस जाओ तो याद रखना, प्रयोग कर लेना है उन शब्दों का। जब उन शब्दों का प्रयोग करोगे तो याचना किया कभी नहीं होता, याचना की, क्षमा मांगी, क्षमा मांगा नहीं होता है। तो हमेशा उस शब्द को हम लोग कह सकते हैं पुरुषवाचक पे प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, एक पुल्लिंग के रूप में प्रयोग कर रहे हैं वाक्य में, कभी भी स्त्रीलिंग के वाक्य के रूप में प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं ये और ये स्त्रीलिंग में प्रयोग कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। बहु का बहुवचन क्या हो जाएगा? बहुओं, बहुएं, बहुजन या इनमें से कोई नहीं। कहेंगे रामलाल की, जो कह सकते हैं आंटी हैं रामलाल की, या कह सकते हैं रामलाल की जो रामलाल चाचा हैं उनकी जो चाची हैं, उनकी जो बहुएं हैं, तो क्या कहेंगे? बहुएं। बहुओं का प्रयोग नहीं होता, बहुएं, इनकी बहुएं बड़ी अच्छी हैं, बहुएं बड़ी खराब हैं, ऐसा अक्सर हमको सुनाई देता है। छंद के अंतर्गत गणों की संख्या, अगर गणों की संख्या पूछी जाएगी तो गण होते हैं 8। जगण, तगण, मगण, एगण, ये सारे के सारे गण आते हैं। छंदों में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, 8 संख्या होती है। माली फूल तोड़ता है, इसमें किस प्रकार के किया है? देखो, 10 फूल लगे हैं पेड़ में, माली ने 4 तोड़ लिए तो बचे कितने? 6। जब भी कोई भी काम होगा, यानी कि क्रिया के मतलब काम का होना या करना पाया जाता है, तो फूल टूट रहे हैं, कम हो रहे हैं। अगर कोई भी चीज कम होगी या कोई भी चीज बढ़ेगी तो यानी कि कर्म हो रहा है। जहां पर कर्म होगा वहां पर सकर्मक क्रिया होगी, तो क्या हो जाएगा? सकर्मक। मैं फूल तोड़ना कर्म हो रहा है। जहां पर कर्म नहीं होगा वहां पर अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध शब्द पहचानना है। पयापान, इतिपूर्व, संवरण, पूज्य। देखो, बहुत बढ़िया सवाल है ये। बर्तनी शुद्धि वाले में बहुत बच्चे फंसते हैं। पयापान एकदम सही है, पूज्य एकदम सही है, इतिपूर्व में ये वाला हो जाएगा इति ही पूर्व। संवरण भी सही है, तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। तो 1 3 4 होना चाहिए, तो बिल्कुल 1 3 4 आपके प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य को पहचानना। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, अभी हमने बताया था घनिष्ठ होगा, इसलिए हटा दो ये तो गलत हो गया। एक ऐसी एक आध बात और देखने में आती है, ये बात एकदम सही है। अगर यहां पर देखो एक आध बातें, तो एक वचन हो गया ना, एक या आधी, एक से कम या एक, तो कह सकते हैं कि एक वचन हो गया, तो एक वचन के साथ देखने में बातें नहीं होगा, बात होगा। तो इसीलिए ये यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, बात वाला सही हो जाएगा। ठीक है, किसी भी आदमी को भेज दो, नहीं किसी को भेज दो, ये हो सकता है, या किसी आदमी को भेज दो, ये हो सकता है। किसी भी का प्रयोग नहीं होगा, तो इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुश्रूषा और श्राप शब्द कैसे हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। शुश्रूषा और श्राप शब्द कैसे हैं? आप लोग तेजी से आंसर कीजिएगा। देखो, है बड़ा जबरदस्त सा क्वेश्चन, बहुत ध्यान समझिएगा। शुश्रूषा की जब भी बात करते हो तो कहते हो शुश्रूषा, ऐसे लिखते हो तो ये गलत हो जाता है। हमेशा ये वाला सही होगा, ये सही होगा, क्योंकि सलगम से शुरुआत होना चाहिए। यहां पर सरलता शुरुआत हो रहा है। श्राप बिल्कुल गलत है, श्राप नहीं होता है, हमेशा साप होता है, तो ये साप सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला अशुद्ध है, दूसरा शुद्ध है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला शुद्ध और दूसरा अशुद्ध। बात समझ में आ गई भाई? क्लियर है? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मक्खी और भला, ये क्या है भाई? जब भी कभी मक्खी और भला की बात करते हो तो मक्खी का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है मच्छिका, मच्छिका, और भला का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है भद्र, भद्र। तो मच्छिका और भद्र ये दोनों तत्सम होने चाहिए, यानी कि ये भी तद्भव, ये भी तद्भव, तो ये दोनों के दोनों आपके क्या हो गए? तद्भव हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विशेष से कौन सा है इनमें से? बहुत बढ़िया सवाल है। आत्मिक, कथन, ठंडा, दग्ध। बहुत ध्यान समझिएगा। आत्मा अगर कभी पूछा जाएगा, आत्मा, आत्मा का तत्सम आत्मा का विशेषण आत्मिक, ठंडा का विशेषण ठंडक, और दाह का विशेषण दग्ध हो जाता है। ठीक है,
याद रहेगा, ठंड का ठंडा हो सकता है। यहाँ पर कथन जो है ये आपका विशेष से है, बाकी सब ठंड का ठंडा हो सकता है, ठंडक भी हो सकता, ठंडा का ठंडक हो सकता है। तो ये आपका कथन, कथन का कथित हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका विशेष से हो गया, बाकी सब के सब विशेषण हो गए। मछली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखो भाई, झस होता है, सफरी होता है, जल जीवन होता है, लेकिन मीना नहीं होता है, मीन होता है। तो ये वाला मछली का पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बड़ों द्वारा छोटों को कोई वस्तु देना। बड़े लोग जब उम्र में बड़े लोग छोटों को कोई वस्तु देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, हमेशा याद रखना है वो प्रदान हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रदान किया। सुमेलित कौन सा नहीं है? काल, अकाल, खगोल, भूगोल, अज्ञ, अवज्ञा, अदोष, सदोष। बहुत ध्यान से समझिएगा। काल का अकाल सही है, खगोल का भूगोल सही है, अज्ञ का अवज्ञ नहीं होगा। अज्ञ का हमेशा प्रज्ञ हो सकता है, विज्ञ हो सकता है, तज्ञ हो सकता है। ये अज्ञ के विलोम हो सकते हैं। तो यहां पर आंसर क्या हो गया? अज्ञ अवज्ञ वाला मिसमैच है। आगे बढ़ते हैं। क्रांति का अर्थ क्या होता है? बहुत बढ़िया सवाल है। एक हम लोग पढ़ते हैं क्रांति, क्रांति, एक पढ़ते हैं हम लोग कांति, और एक पढ़ते हैं हम लोग क्लांति। तीनों पढ़ते हैं ना, और तीनों में देखो बहुत छोटा छोटा सा अंतर है। कैसे अंतर है? बहुत ध्यान से समझिएगा। क्रांति मतलब होता है यार उलट पलट हो गया, ये उलट पलट हो गया, क्रांति हो गई। क्रांति का मतलब होता है, आप समझ सकते हो कि चमक, ये क्रांति हो गई। और क्लांति का मतलब होता है थकावट। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? थकावट क्लांति का अर्थ हो गया, ठीक है। बाकी क्रांति का चमक हो गया, क्रांति का उलट पलट हो गया। आगे बढ़ते हैं। बात की बात, यह किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध पूरा नाम हो गया, मुक्तिबोध टाइटल दिया गया है उनका। अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर या विजय तेंदुलकर? क्या आंसर होना चाहिए? फटाफट से आंसर करोगे भैया, तेजी से। देखो भाई, बात की बात अगर पूछा जाएगा तो अमृतलाल नागर, इनकी एक रचना भी है, अमृत और विष, अमृतलाल नागर की है, ठीक है, याद रहेगा। तो ये आपका आंसर हो गया भाई, क्लियर है, अमृतलाल नागर। आगे बढ़ते हैं। टका और भद्र कैसे शब्द हैं? देखो, टका और भद्र दोनों के दोनों आपके ये ना फारसी है ना तुर्की है ना, ये बेसिकली बांग्ला शब्दों में आते हैं। तद्भव को पहचानिए, इनमें से तद्भव कौन सा होगा? बहुत बढ़िया सवाल है। देखो यार, तेरा का तत्सम हो जाएगा तबकेरा, तद्भव पूछे गए ना। एक ये तत्सम है, ठीक है, चौथा तत्सम है, निकाल दो। तो बाकी सब तद्भव है, 1 2 3 5, ये सब के सब 1 2 3 5 तद्भव हैं, ठीक है। और बाकी चूंकि ये जो लिखा हुआ है ना साधु, ये आपका तत्सम है, बाकी सब तद्भव है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित कौन सा नहीं है? मतैक्य, मतभेद, लालसा, विरक्त, रूप, कुरूप, लब्ध, अलब्ध। देखो भाई, विलोम का है, इसमें दिया गया है। मतैक्य का मतभेद होगा विलोम बिल्कुल, लालसा का विरक्ति होगा, रूप का कुरूप होगा, लेकिन लब्ध का ये अलब्ध नहीं होगा, प्रतिष्ठ होता है लब्ध का। आगत का अर्थ आया हुआ है, तो अगत का अर्थ क्या होगा? आगत का मतलब आया हुआ, अगत का मतलब होता है खराब गति। अगत, गत का मतलब होता है गति, आ लग जाता है तो आ मतलब हमेशा नेगेटिव के लिए लगता है, आ जो है किसी में नेगेटिव के लिए, तो आगत खराब गति। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध शब्द को पहचानिए। हिरण्यकशिप, स्रोत, संगार या सुसुरसा। क्या इनमें से शुद्ध शब्द आपको बताना है? इनमें से शुद्ध शब्द क्या होगा भाई? फटाफट आंसर करिएगा, शुद्ध शब्द क्या होगा? देखो, बहुत बढ़िया सवाल है। हिरण्यकशिप एकदम शुद्ध लिखा है, ये गलत लिखा हुआ है, श्रोता वाला सा होगा, श्री वाला नहीं होगा, तो इसलिए गलत है। श्रृंगार जब भी लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, श्रृंगार, इसमें 2 जो निकले हुए हैं ना, 2 नहीं 1 निकलेगा, तो इसलिए गलत है। तो शुरूसा की अभी हमने बातचीत की थी, हमेशा शुरुआत होगी सलगम वाले सा से, बाकी आप शुरूसा लिख ही सकते हो, तो ये सही है। तो हिरण्यकशिप जो है ये आपका वर्तनी रूप से सही है। यहां तक कोई डाउट तो नहीं?
तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किए। आप सभी लोग करना क्या है, हमारे जो चैनल है SPN स्टडी, इस चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करो अधिक से अधिक, ठीक है, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और PDFs के लिए आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग जुड़ जाइएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। और MP पटवारी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से लगी। SSC GD वाले विद्यार्थी भी जिनका 14 फरवरी तक अभी एग्ज़ाम होना बाकी है, वो भी सेशन को ज़रूर आपको हेल्प करने वाला है, क्योंकि मैं हमेशा अपने प्रश्न में चारों विकल्पों को डिस्कस करता हूँ, ताकि आपकी जो नज़र है वो पैनी हो और आप एग्जामिनेशन हॉल में बढ़िया से बढ़िया प्रश्नों को कर पाएँ। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके लिए हम बहुत बढ़िया से वीडियोज़ लाते रहेंगे। थैंक यू।